हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में। इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से है। मतलब इस एक्ट में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाएगा उसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात हो रही है। आइए इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। पेटेंट जनरली इन्वेंशंस को इनकरेज करने और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रांट किया जाता है ताकि जितने भी इन्वेंशंस हैं उनको इंडिया में कमर्शियल स्केल पे यूज किया जा सके। जितने भी लॉ रिलेट करते हैं पेटेंट से वो सारे पेटेंट एक्ट 1970 में कवर हैं। जनरली स्पीकिंग, पेटेंट एक मोनोपोली ग्रांट है जिससे इन्वेंटर आउटपुट को कंट्रोल कर सकता है एंड डिमांड के हिसाब से प्राइस भी सेट कर सकता है पेटेंटेड प्रोडक्ट्स का। पेटेंट एक्ट 1970 ये कहता है कि किसी भी तरीके के इन्वेंशंस पे पेटेंट मिल सकता है, लेकिन कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि उस इन्वेंशन में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि उस इन्वेंशन पे पेटेंट मिल सके। फर्स्ट वन इज नोवेल्टी। नोवेल्टी मतलब होता है नयापन। इन्वेंशन में कुछ नया और अनयूजुअल होना चाहिए जो आज तक कभी किसी ने यूज ना किया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट पेटेंट द व्हील। कोई व्हील के ऊपर पेटेंट नहीं ले सकता बिकॉज इसकी वजह से दूसरे लोग उसे यूज नहीं कर पाएंगे जिसे वो अब तक यूज करते आ रहे हैं। लीगल टेस्ट ये होता है कि इन्वेंशन में कुछ नया होना चाहिए। इट मस्ट पोजेस नोवेल्टी। व्हील का इन्वेंशन न्यू नहीं है बिकॉज व्हील ऑलरेडी पहले की ही आर्ट का पार्ट है। सेकेंड वन इज लैक ऑफ ऑब्वियसनेस। मतलब कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, दैट इज किसी और की इन्वेंशन से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। थर्ड वन इज इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप इज अ फीचर ऑफ इन्वेंशन, जिसका मतलब है इन्वेंशन में कुछ एडवांसमेंट होनी चाहिए एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, जिससे कि इन्वेंशन ऑब्वियस ना हो। जैसे कि इन्वेंटर अगर उस काम में स्किल्ड है तो उसके लिए तो वो काम ऑब्वियस होगा, तो वो उस काम के अंदर स्किल्ड नहीं होना चाहिए। फोर्थ वन इज नो प्रायर नॉलेज एंड यूज। जो इन्वेंशन आपने करी है उसे आज तक कभी किसी ने यूज ना किया हो और ना ही उसके बारे में किसी को पहले से नॉलेज हो। फिफ्थ वन इज यूटिलिटी। जो इन्वेंशन की गई है उसके कुछ स्पेशल यूजेस भी होने चाहिए जो पब्लिक को बेनिफिट दें। एंड द लास्ट वन इज सफिशिएंसी ऑफ डिस्क्रिप्शन। जब भी कोई इन्वेंशन करेगा तो उसे बताना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि उसने इन्वेंशन कैसे किया। अब आइए पेटेंट की डेफिनेशन जानते हैं एज पर पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट विच कन्फर्स ऑन द लाइसेंसी or on person authorized by the licensee to the exclusion of all other person any right in respect of the patented invention। मतलब पेटेंट एक लाइसेंस होता है जो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कि बस गवर्नमेंट ही वो लाइसेंस दे सकती है। वो लाइसेंस राइट देती है लाइसेंसी को। लाइसेंसी वो होता है जिसको पेटेंट ग्रांट किया जाएगा और उस पर्सन को जिसको लाइसेंसी ने ऑथराइज किया हो कि वो इन्वेंशन को यूज कर सकता है ऑन अ कमर्शियल स्केल। और किसी के पास ये राइट नहीं होता कि वो पेटेंटेड इन्वेंशन को यूज कर सके बिना लाइसेंसी की परमिशन के। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन्वेंशंस पे पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे पर्सन जो क्लेम करें कि वो इन्वेंशन के ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हैं, या फिर ऐसे पर्सन के असाइनी जो क्लेम करें कि वो इन्वेंशन के ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हैं, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन जो अपनी डेथ से पहले एप्लीकेशन लगाने के लिए इंटाइटल थे। एप्लीकेशन ये सभी पर्सन लगा सकते हैं पेटेंट के लिए, या तो अकेले या जॉइंटली किसी और पर्सन के साथ मिलकर। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है पेटेंट प्रोसीजर। सबसे पहले इन्वेंटर इंक्लूडिंग उसका असाइनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन लगाएगा कंट्रोलर ऑफ पेटेंट को। जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी वो बस एक ही इन्वेंशन के लिए लगाई जाएगी, यानी कि अगर दो इन्वेंशन हैं जिसपे पेटेंट लेना है तो उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन लगाई जाएगी। एप्लीकेशन के साथ साथ फुल स्पेसिफिकेशंस भी देने होंगे इन्वेंशन के, जिसमें पूरी तरीके से इन्वेंशन को डिस्क्राइब करेंगे और उसे कैसे यूज किया जाएगा ये भी एक्सप्लेन करेंगे, और उसी के अंदर डिस्क्लोज करेंगे बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द इन्वेंशन जिसके लिए प्रोटेक्शन लिया जा रहा है, और स्कोप भी डिफाइन करेंगे कि उस इन्वेंशन को कहाँ तक यूज किया जा सकता है। प्लस एक एब्स्ट्रैक्ट भी देंगे जिसमें इन्वेंशन से रिलेटेड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। जब कंट्रोलर को एप्लीकेशन मिलेगी
तो वो उस एप्लीकेशन को ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश कर देगा एंड देन वो अपोजिशंस को इनवाइट करेगा। कंट्रोलर को अपोजिशंस को सुनने के बाद अगर ऐसा फील होता है कि पेटेंट दे देना चाहिए तो वो पेटेंट ग्रांट कर देगा एंड देन कंट्रोलर सारे फैक्ट को पब्लिश कर देगा रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ पेटेंट इन ऑफिशियल जर्नल। अब जानते हैं पेटेंट ऑफ एडिशन क्या होता है। तो पेटेंट ऑफ एडिशन जो एग्जिस्टिंग पेटेंट है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन किया, जो आपने पेटेंट अप्लाई कर रखा था और वो ग्रांट हो गया, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन करी है, उसे पेटेंट ऑफ एडिशन कहते हैं। अब बात करते हैं टर्म ऑफ पेटेंट की। तो पेटेंट 20 साल के लिए मिलता है और 20 साल वहां से काउंट किए जाएंगे जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की थी। और इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट 2 इयर्स के बाद हर साल रिन्यूएबल फीस देनी होती है, वरना पेटेंट इफेक्ट में नहीं रहता। अब आती हैं रेमेडीज अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट। इन्फ्रिंजमेंट मतलब होता है किसी के राइट को एडवर्सली अफेक्ट करना, यानी किसी के राइट को गलत तरीके से यूज करना। पेटेंटी के पास राइट होता है कि वो सूट फाइल कर सकता है इन्फ्रिंजमेंट होने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। और कुछ रेमेडीज भी लॉ के अंदर बताई गई हैं जो पेटेंट का ओनर अवेल कर सकता है, लाइक इंजंक्शन ऑर्डर पास करवा कर या फिर डैमेजेस क्लेम कर कर। कोर्ट के पास ये भी राइट होता है कि वो ये ऑर्डर दे सकता है कि जितने भी इन्फ्रिंज गुड्स हैं उसको फॉरफीट कर लिया जाए एंड देन डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जैसा कोर्ट को ठीक लगे। अब कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहा जा सकता, जैसे कि अगर पेटेंटेड इन्वेंशन को किसी लॉ के पर्पस के लिए बनाया जा रहा है या यूज किया जा रहा है, बेचा जा रहा है या फिर टेस्ट किया जा रहा है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाया जाएगा, फिर चाहे वो बिना पूछे ही क्यों ना हो। और अगर कोई पर्सन पेटेंटेड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहा है ताकि वो इंडिया में उसे प्रोड्यूस करके सेल कर सके और उसे ऐसा करने के लिए लॉ ने ऑथराइज किया हो, तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाया जाएगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर पेटेंटी चाहे तो वो अपने पेटेंट राइट को असाइन भी कर सकता है किसी दूसरे पर्सन के फेवर में। ऐसे असाइनमेंट एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके किए जाते हैं जिसे असाइनमेंट डीड कहते हैं। उस डीड में सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड, और असाइनमेंट डीड को 6 महीने के अंदर अंदर कंट्रोलर ऑफ पेटेंट को भी फाइल करना होता है। अब आता है पेटेंट एजेंट कौन बन सकता है। अगर कोई पर्सन पेटेंट एजेंट बनना चाहता है तो कुछ क्वालिफिकेशन होती है रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस 21 साल का हो, प्लस ग्रेजुएटेड हो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो लॉ ने स्टैब्लिश की हो, या फिर ऐसी क्वालिफिकेशन पोजेस करता हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिहाफ में स्पेसिफाई की हो, एंड इन एडिशन उसने प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम पास किया हो या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ कंट्रोलर और एग्जामिनर। अगर कोई पर्सन ये सभी क्वालिफिकेशन पोजेस करता है तो वो एलिजिबल है टू रजिस्टर एज अ पेटेंट एजेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़।